क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे वेक्टर, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। मतलब ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम हो उन्हें हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर सेम डायरेक्शन है दो वेक्टर के, तो क्या उनके बीच का एंगल जीरो होगा? बिल्कुल सही बात है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। एग्जाम्पल के रूप में सोचो कि भाई एक वेक्टर ये है, देखो एक वेक्टर ऐसा बना दिया, ठीक है, वेक्टर ए, ये बना वेक्टर ए। एक दूसरा वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर बी। देख के हमें पता चल रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर डिफरेंट है, लेकिन दोनों दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। और पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, क्या मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ कहा गया क्या? नो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है। पैरेलल होने का मतलब बस इतना है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। सेकंड क्या है? इक्वल वेक्टर। इक्वल। अब ये इक्वल वेक्टर्स क्या चीज है? तो देखो, वेक्टर्स एक बार लिख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल से समझ लेंगे। हैविंग वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, ऐसा, ठीक है। एक वेक्टर और बनाया, एग्जैक्ट सेम लेंथ का, एग्जैक्ट सेम लेंथ का। मान लेते हैं ये दोनों वेक्टर्स एग्जैक्ट सेम लेंथ के हैं। ये था अपना वेक्टर ए। ये कैसा वेक्टर ए? मुझे बताओ, क्या इन दोनों वेक्टर के, क्या इस वेक्टर का लेंथ और इस वेक्टर का लेंथ सेम है? बिल्कुल सही बात है। क्या इसका डायरेक्शन भी सेम है? बिल्कुल सही बात। डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, तो मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर, वेक्टर ए बराबर वेक्टर, इसको दूसरे कलर से लिखिए, यहाँ पर वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी आ जाएगा। हालांकि ध्यान रहे, इक्वल होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। वेक्टर के बारे में दूसरी बात, सॉरी, इक्वल वेक्टर के बारे में दूसरी बात लिखते हैं। दूसरी बात क्या है? इक्वल वेक्टर आर, इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज
पैरेलल, बट पैरेलल पैरेलल वेक्टर्स may or may not be, may or may not be इक्वल। कहने का मतलब ये है कि भाई जरा एक चीज बताओ, हमें ये पता है कि एक ये वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूं और एक ये वेक्टर ड्रॉ करूं, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जरा इसके बारे में बताओ, ये दोनों भी पैरेलल वेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं। ये दोनों वेक्टर पैरेलल तो हैं बट इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको लिखता, एक काम करता हूं, अगर मैं इसको लिखूं ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इस केस में मैं कहूंगा कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ऐसा क्यों हुआ? भाई डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। लेकिन इस वाले के लिए अगर मैं कहूँ, तो अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मैं कहूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड डायरेक्शन इज सेम, इसलिए ऐसा हुआ। और ये इक्वल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ अ वेक्टर। मॉड का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ, भाई ए का लेंथ छोटा है कि नहीं? देखो, ए का लेंथ छोटा है, बी का लेंथ बड़ा है। ऑल्दो डायरेक्शन इज सेम। तो ये हमने देखा इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगला वाला क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हमने देखा था पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका डायरेक्शन जो सेम डायरेक्शन में है। तो भाई एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? सिंपल, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब तो सिंपली हम ऐसे कह देंगे, वेक्टर्स वेक्टर्स हैविंग हैविंग opposite direction, वेक्टर्स हैविंग opposite डायरेक्शन। तो हम एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ करता था? 0 डिग्री। और यहाँ 180। एक वेक्टर इधर है, ठीक है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर कहीं इधर है, ये वेक्टर बी। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बोथ आर इन, हम कह सकते हैं कि हेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन opposite direction, so they are they are anti-parallel vectors, they are anti-parallel vectors।
एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अगला है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ है ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। इसमें थोड़ा सा लिखते हैं। एक पॉइंट तो ये है कि वेक्टर्स वेक्टर्स having same magnitude but opposite डायरेक्शन। क्या सीखा हमने? कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन तो अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इधर बनाए, ठीक है, और एक वेक्टर इधर बनाए। मान लो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉरी, स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोला है कि इफ वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो ए और बी कैसे होंगे? अपोजिट वेक्टर। हम क्या लिखेंगे? इफ मॉड ए बराबर मॉड बी, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अपोजिट, इनको हम कह सकते हैं आर अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। बी वेक्टर, इसको ऐसे लिखते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसा लिखिए ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का, इस समय क्या समझ आ रहा है? और वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है कि ए और बी का डायरेक्शन, अगर ए इधर है तो बी इधर है, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे देखो, अगर मैं कहूं वेक्टर ए इज 5 न्यूटन, 5 मीटर लेते हैं, वेक्टर ए इज 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, और एक वेक्टर बी लिख रहा हूं, वेक्टर बी इज 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। भाई हमें पता है कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नॉर्थ और साउथ। तो ईस्ट एंड वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब, और हमने क्या बोला है कि वेक्टर ए 5 मीटर लेंथ का ईस्ट के डायरेक्शन में वेक्टर है, और वेक्टर भी क्या है? 5 मीटर लेंथ का वेस्ट के डायरेक्शन में वेक्टर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर
बी। अच्छा, एक पॉइंट और लिखा जा सकता है यहाँ पे कि एंगल बिटवीन अपोजिट वेक्टर इज 180 डिग्री। एंगल बिटवीन, यहीं पर एक पॉइंट और लिख लो। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन अपोजिट वेक्टर इज 180 डिग्री। अगर आपको ध्यान हो तो एंटी पैरेलल वेक्टर में भी 180 डिग्री ही आता था, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वो होते थे। खास बात ये थी कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ करता था, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर की, तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होने के साथ साथ इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर है। इसलिए हम कहेंगे कि ए एंड बी आर अपोजिट वेक्टर। अगला वेक्टर देखते हैं, कंकरेंट वेक्टर्स। ये कौन सा पॉइंट होने वाला है? 5वां नंबर। कंकरेंट वेक्टर्स। कंकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स, एक बार लिख लेते हैं फिर हम समझ लेंगे। वेक्टर्स whose line of action, whose line of action pass through a common point, through a common point are called concurrent vector। ठीक है, जरा एग्जांपल लेते हैं फिर आपको बात समझ में आएगी। जैसे मान लो कि मैंने 3 वेक्टर्स बनाए। एक वेक्टर यहाँ बनाते हैं, एक वेक्टर इधर है, नीला वाला वेक्टर। एक वेक्टर कहीं इधर है, काला वाला वेक्टर। और एक वेक्टर कहीं यहाँ है। 3 वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर ए, और ये है वेक्टर। स्टेटमेंट क्या कहता है कि वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। जिनके लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ? आपको क्या करना है? सिंपली सिंपली इसको पीछे एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड कर दिया, सभी को पीछे एक्सटेंड करो। ये भी एक्सटेंड किया, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। इसको इसको वाले को भी थोड़ा पीछे एक्सटेंड करो। अगर ये तीनों जहां कट कर रहे हैं वो एक कॉमन पॉइंट आ जाए, ये क्या है इनका? कॉमन पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके कॉमन पॉइंट्स, मतलब एक ये वेक्टर था, एक ये वेक्टर था, एक ये वेक्टर था, लेकिन तीनों को जब मैंने एक्सटेंड किया तो पता चला कि वो तीनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं बोलूंगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा?
here vector A, vector B and vector C are concurrent vectors। ठीक है भाई, ऐसा भी तो हो सकता था। देखो जरा एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है। ठीक है, और तीसरा वेक्टर ऐसा है। अब इस वाले केस में सोच के देखो, अगर आपने इसको एक्सटेंड किया तो ये कहीं वहां जाएगा, इसको एक्सटेंड किया तो यहां जाएगा, इसको एक्सटेंड किया तो क्या ये तीनों एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे कट कर रहे हैं क्या? क्या ये तीनों भाई, अगर मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ, मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तीनों के कॉमन पॉइंट्स एक जगह से पास नहीं कर रहे हैं। बी और ए यहां पर कट कर रहे हैं, सी और बी यहां पर कट कर रहे हैं, और सी और ए यहां पर कट कर रहे हैं, तो किसी कॉमन पॉइंट पे कट नहीं कर रहे हैं। हियर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इन दिस केस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉट concurrent vectors। ठीक है, यहीं पे एक चीज आती है, एक और हम लोग पॉइंट लिख देते हैं इसी में, कंकरेंट वेक्टर में ही को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, अगर आपको कंकरेंट वेक्टर समझ में आ गया ना, तो को इनिशियल वेक्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। देखो ऐसे वेक्टर्स जिनका, यहाँ पे लिख देते हैं अगर में, वेक्टर्स हैविंग, वेक्टर्स हैविंग सेम, नाम से पता चल रहा है इनिशियल, सेम इनिशियल पॉइंट्स। और इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के टेल एक ही पॉइंट्स पर हैं। बोथ हैव टेल और हैव टेल एट कॉमन पॉइंट्स। अगर ऐसा हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। इसका एग्जांपल देखो क्या है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बीचों बीच आपने तीन रस्सी बांध दिए। पहला इधर फोर्स लगा रहा है, दूसरा कहीं इधर लगा रहा है, और तीसरा कहीं इधर लगा रहा है। यहां वेक्टर ए बी सी के स्टार्टिंग पॉइंट सेम एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर सेम। therefore therefore vector A, vector B and vector C are co
इनिशियल वेक्टर्स। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर, को इनिशियल वेक्टर तो कुछ कुछ कॉन्करेंट वेक्टर जैसा ही है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली को इनिशियल वेक्टर्स आर कॉन्करेंट वेक्टर्स। को लिख सकते हो आप, को इनिशियल वेक्टर्स आर ऑल्सो concurrent। भाई जो वेक्टर को इनिशियल है वो कंकरेंट तो है ही है, क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ को इनिशियल। अब हम बात करते हैं, कंकरेंट देख लिया। कंकरेंट वाला हमारा कौन सा पॉइंट था? 5। हम बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, इसमें लिख लो वेक्टर्स। वेक्टर्स which lie along a common along a line along a line। ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में लाई करना चाहिए। अगर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर ये एक लाइन है तो दो वेक्टर्स मान लो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये वेक्टर भी, ये वेक्टर ए है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर को लीनियर वेक्टर्स। अच्छा जरा बताना, अगर एक ऐसा एग्जांपल हो कि वेक्टर ए तो ऐसा ही है, जबकि वेक्टर बी ऐसा अगर गिवन होता, अगर ऐसा गिवन होता, अगेन क्या कहेंगे हम? अगेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर को लीनियर वेक्टर्स। भाई को लीनियर होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो सेम लाइन में लाई करे। इसका मतलब ये नहीं कि उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिखा जा सकता है कि एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स इज आइदर जीरो, और क्या लिख सकते हैं? एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स आर आइदर जीरो और 180 डिग्री। जैसे और पहले वाले केस में एंगल जीरो था, यहाँ पर देखो थीटा जीरो था। और इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में जो एंगल था कितना था? 180 डिग्री।
दोनों ही पॉसिबिलिटी है, कोई समस्या की बात नहीं है ना। तो एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स या तो जीरो होगा या तो 180 होगा। ये था कोलिनियर वेक्टर्स। अब हम बात करते हैं सेवंथ नंबर का पॉइंट देते हैं। सेवन नंबर पे अपना को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर को प्लेनर वेक्टर्स। एक बार लिख लेते हैं पॉइंट इसके लिए कि वेक्टर्स, क्या लिखेंगे, वेक्टर्स लाइन इन सेम प्लेन आर को प्लेनर वेक्टर्स। वैसे वेक्टर्स जो सेम ही प्लेन में लाई करें उन्हें क्या कहेंगे, को प्लेनर वेक्टर। जरा इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको बात समझ आएगी। ठीक है, देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, इसलिए यहाँ बना रहा हूँ। ओहो, हम्म, ये ऐसे है। ये एक वर्टिकल प्लेन मैंने बनाया, एक और प्लेन प्लेन बना रहा हूँ। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहा हूँ मैं। अब देखो, इसमें ये कैसा है, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन है। नीचे वाला कैसा है, ये है अपना हॉरिजॉन्टल। जरा सोच के बताओ, इस प्लेन में मैंने कुछ वेक्टर दिखा रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी कुछ वेक्टर्स दिखा रखे हैं, वेक्टर डी, वेक्टर ई एंड वेक्टर। ऐसे रैंडमली मैंने कुछ वेक्टर दिखा रखे हैं, ठीक है। मैं रैंडमली कुछ वेक्टर्स दिखा रखे हैं। क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए हियर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को प्लेनर वेक्टर्स? कोई समस्या तो नहीं है भाई? वर्टिकल प्लेन है, ये क्या है, ये पूरा वर्टिकल प्लेन है। इसी प्लेन में मैंने तीन वेक्टर बना रखे हैं, तो क्या तीनों को प्लेनर ही हैं, सेम ही प्लेन में लाई कर रहे हैं? सही बात है। सिमिलरली, सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ, सिमिलरली क्या डी ई एफ, डी वेक्टर, ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर आर ऑल्सो कोप्लेनर वेक्टर्स? ऐसे लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। सिमिलरली डी ई एफ भी, कैसे पता? भाई ये जो प्लेन है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उसमें एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर है।
ये सारे ही वेक्टर्स क्या इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं, इसलिए ये सब भी को प्लेनर है। बट बट मैं पूछता हूं आपसे, क्या वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी को प्लेनर हैं क्या? ना, ए बी और डी ले लेते हैं, डी। बट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर नॉट कोप्लेनर वेक्टर्स। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करें उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स लाइंग सेम प्लेन। यहाँ पे एक पॉइंट हमें नोट करना होता है, जिसको हम लोग अभी लिखते हैं नोट के रूप में। एक नोट है कि वेक्टर्स टू वेक्टर्स आर टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। दो वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। कैसे पता? आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में, एक हाथ में एक पेन है, उसको एक वेक्टर की तरह लो, दूसरे हाथ में दूसरा पेन है, इसको एक वेक्टर की तरह लो। इनको आप पैरेलली शिफ्ट करके, इनको आप पैरेलली जब शिफ्ट करोगे ना, तो आपको कोई ना कोई ऐसा प्लेन मिल ही जाएगा कि एक ऐसा प्लेन बनाया जा सकता है जिसमें वो वेक्टर्स लाई करेंगे ही करेंगे। तो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर, दो के लिए बोला है, तीन के लिए नहीं बोला है। तीन में हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सेम प्लेन में लाई करते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बात करते हैं। अगला अपना कौन सा नंबर है? एट्थ। एट्थ नंबर पे है नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ये क्या चीज है? देखो, a vector having a vector having zero magnitude, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो एंड डायरेक्शन, नीचे लिखते हैं वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए एंड मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो जाए? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को ही कई बार आर्बिट्रेरी भी लिखा रहता है। आर्बिट्रेरी का मतलब ही है कि आप कुछ भी ले सकते हो उसको, जो डिफाइंड ही नहीं है। राइट, लेफ्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, जरा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता, अगर आपसे एक सवाल पूछता कि भाई बताओ, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए क्या होगा? मैंने क्या किया? दो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर को जोड़ दिया, तो क्या आना चाहिए? जीरो वेक्टर। अब इस जीरो वेक्टर को, जीरो वेक्टर क्या चीज होता है भाई? जब मैंने
ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर में जोड़ा तो जीरो आना चाहिए था। अब दो वेक्टर का एडिशन एक वेक्टर ही बनेगा ना, इसलिए हमने जीरो के ऊपर एक वेक्टर लगा दिया और एक वेक्टर, नल वेक्टर जैसी क्वांटिटी, नल वेक्टर जैसा एक वेक्टर डिफाइन कर दिया। तो नल वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, एंड डायरेक्शन नॉट डिफाइंड हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, 9 नंबर क्या है? एक्सियल वेक्टर। इसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं, फिर बात करते हैं। एक्सियल वेक्टर, इसका काम क्या है? इट इज यूज टू डिस्क्राइब, इट इज यूज टू डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन, rotational motion of a body or or a particle। एक्सियल वेक्टर का काम क्या है? इट इज यूज टू डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल। इसके बारे में कुछ खास बात और क्या है? इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट। भाई जनरली जब हम लोग वेक्टर बनाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना, ए से बी की तरह वेक्टर बनाना है तो ऐसा होता है, ऐसा करते हैं ना। लेकिन एक्सियल वेक्टर में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट, और इसी को हम इनिशियल पॉइंट भी तो कहते हैं। तो इसमें इनिशियल पॉइंट नहीं होगा, एंड नो एंड नो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, नो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वेक्टर्स, वेक्टर्स which are which are along which are along axis of रोटेशन। अब आपको भी समझ में आएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन आर नोन एज, आर known as axial वेक्टर। ठीक है, तो जरा इसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी। जब हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे ना, तो वहां से इसका आपको यूज पता चलेगा। एंगुलर वेलोसिटी जैसे सर्कुलर मोशन शुरू होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेके उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। जितने भी एंगुलर वाली क्वांटिटी आती है ना, एंगुलर, एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे था एंगुलर मोमेंटम।
ऐसे ही टॉर्क, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जहां पे एक्सेट्रा टॉर्क, और बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जहां पे हमें कैसे वेक्टर की जरूरत पड़ती है, एक्सियल वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सियल वेक्टर दिखेगा कैसा। सपोज करो, सपोज करो एक पार्टिकल है जिसको हमने रस्से में बांध के सर्कुलर मोशन करवा दिया, ऐसा। अब हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है लाइन, क्या इसी को मैं बोल सकता हूँ कि एक्सिस ऑफ, भाई एक पार्टिकल, एक पार्टिकल जो ऐसा मोशन कर रहा है, जो कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है, तो इसके लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ये होगा। क्या बोला, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा वहां पे लिखा, हाँ, वेक्टर विच आर, यहाँ पे देखो, वेक्टर विच आर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारा एक्सियल वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एक वेक्टर बनाता, एक वेक्टर बनाता है ऐसा कुछ, मैं एक ऐसा वेक्टर बना सकता हूँ जो एक्सियल वेक्टर होगा, जो एक्सियल वेक्टर होगा, रेड वाला लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिखना है अभी। अच्छा, सेम ही डायग्राम में अगर अगर कुछ ऐसा रहा था, मान लो कुछ कुछ एक और मान लो सिचुएशन ऐसी रही होती, मान लो सिचुएशन ऐसी रही होती, मान लो सिचुएशन ऐसी कुछ रही होती कि पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन तो है। ऐसे में जो हमारा एक्सियल वेक्टर बनता वो इधर बनता। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, कहोगे, आप कहोगे सर ऐसा क्यों, पहले इसको लिख लेते हैं, एक्सियल, एक्चुअली यहाँ पे आप नोट करके लिख लो, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज given by right hand, right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल। इसका मतलब क्या होता है, जरा सा इसको हम, आपको करना क्या है, आपको कर फिंगर्स राइट हैंड, ये राइट हैंड रूल है क्या वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड रूल, राइट हैंड, राइट हैंड, देन
थंब डायरेक्शन, थंब डायरेक्शन will be डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ये था कि अगर ये इस सेंस में आ रहा है तो आप अगर यहाँ पे अपना हाथ रख के कर्ल करेंगे तो आपका फिंगर ऊपर आता, इसलिए एक्सेल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर आई है। वहीं अगर कोई पार्टिकल इस टाइप से मोशन कर रहा है, इस टाइप से ऐसा ऐसा इस डायरेक्शन में, तो अगर आप दाहिने हाथ के फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे, इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे, तो आपका अंगूठा किधर जाएगा? नीचे। और अगर आप फिंगर को ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे, तो आपका अंगूठा किधर जाएगा? ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके डायरेक्शन को बताया है। ठीक है, इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे।